हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है अपने घरों में सुरक्षित होंगे। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कीजिए, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए ताकि जल्द से जल्द इस कोरोना को हरा सकें। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से वीडियो सीरीज लेके आ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th क्लास के लिए, जिसमें हमारा जो अभी करंट यूनिट जो चल रहा है वो है मनी एंड बैंकिंग। उसका ये 5th वीडियो है, 5th और लास्ट वीडियो है क्रेडिट कंट्रोल। अब तक हमने मनी एंड बैंकिंग जो टर्म फर्स्ट का जो पार्ट है, सीबीएसई ने यूनिट सेकंड है लेकिन टर्म 1 में आएगा, तो उससे रिलेटेड 4 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं। अभी ये 5th और लास्ट वीडियो है कि कैसे मनी एंड बैंकिंग के थ्रू या मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू सेंट्रल बैंक क्रेडिट कंट्रोल करके इकोनॉमी को कंट्रोल करता है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा हम टॉपिक पे चलते हैं। क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल क्या है? क्रेडिट कंट्रोल एक तरह के मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक मनी मार्केट में मनी सप्लाई और मनी डिमांड को कंट्रोल करता है और इकोनॉमी को एक प्लान्ड वे में आगे बढ़ने में हेल्प करता है। देखिए क्या होता है, क्रेडिट कंट्रोल इज एन इम्पॉर्टेंट टूल used by Reserve Bank of India, a major weapon of the monetary policy used to control the demand and supply of money in the economy. मेन क्या मकसद है? लिक्विडिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा लोगों की इनकम, ज़्यादा डिमांड, ज़्यादा प्राइसेस। लिक्विडिटी कम, कम इनकम, कम डिमांड, कम प्रोडक्शन। तो ज़्यादा अगर ज़रूरत से ज़्यादा सप्लाई ऑफ मनी आ गई इकोनॉमी में तो प्राइसेस बढ़ सकती हैं, और ज़रूरत से कम हो गई तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ही क्रेडिट कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट के यूज किए जाते हैं। देखिए इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है क्रेडिट कंट्रोल करने के। पहला ऑब्जेक्टिव है हाई इकोनॉमिक ग्रोथ विद कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन। लिक्विडिटी इतनी रखनी है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो लेकिन इन्फ्लेशन ना बढ़े, क्योंकि कीमतें बढ़ना किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। लोगों का लाइफस्टाइल डाउन होता है, लोगों के लाइफ स्टाइल पे इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हमें इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल्ड रखना है। स्टेबल एक्सचेंज रेट एंड मनी मार्केट। हमारी करेंसी का फॉरेन की करेंसी के रूप में कितना प्राइस डिसाइड होगा, $1 के बदले हम कितने रुपीस देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ये मनी मार्केट जो है क्रेडिट कंट्रोल बड़े इफेक्टिव वे में काम करता है। अगर हम एक्सचेंज रेट कम करना चाहते हैं, फॉरेन की एक्सचेंज रेट हम डॉलर जो है उसको कम करना चाहते हैं, तो इकोनॉमी में अपनी मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा ताकि फॉरेन की जो वस्तुएं हैं उसकी डिमांड कम हो। जब डिमांड कम होगी तो नेचुरली हम उनकी करेंसी हमें पे नहीं करनी होगी, पे नहीं करेंगे तो उस करेंसी की डिमांड नहीं होगी और उससे फॉरेन एक्सचेंज जो प्राइस है वो कंट्रोल हो जाए। इस चीज़ को हम डिटेल में, एक अलग यूनिट है फॉरेन एक्सचेंज रेट, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। अभी इतना ऑब्जेक्टिव्स में कि फॉरेन एक्सचेंज को कंट्रोल करने के लिए क्रेडिट कंट्रोल का उपयोग किया जाता है, या मनी मार्केट जिसमें डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड होती है उसको कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोल्ड बिजनेस साइकिल। इकोनॉमी कभी तेजी में आ जाती है, बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाती है प्रोडक्शन की, हर तरफ तेजी दिखती है जिससे एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ता है, साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगती है। उसमें भी क्रेडिट कंट्रोल किया जाता है। कई बार स्लम्स आ जाते हैं, रिसेशन आ जाता है, इकोनॉमी डाउन में चली जाती है, तो उसको डाउन से निकालने के लिए क्रेडिट कंट्रोल में सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाई जाती है ताकि इकोनॉमी को अप उठाया जा सके। जैसे अभी क्या हुआ, कोरोना काल में एकदम प्रोडक्शन बंद हो गए, प्रोडक्शन बंद हुए, इनकम बंद होगी, डिमांड कम होगी। अब इससे और क्या है, प्रोडक्शन और डाउन जाएगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट यूज किए जिससे मनी सप्लाई बढ़े, जिससे लोगों के पास मनी आए, इनकम आए और वो डिमांड करें ताकि इकोनॉमी को प्रोडक्ट द्वारा अपने पहले वाले पोजीशन पे लाया जा सके। तो बिजनेस साइकिल अगर तेजी है उसको भी कंट्रोल किया जाता है, जो क्रेडिट है उसको टाइट कर दिया जाता है।
और अगर रिसेशन है तो क्रेडिट कंट्रोल में जो क्रेडिट है उसको लूज छोड़ा जाता है ताकि मनी सप्लाई बढ़े और डिमांड बढ़े और रिसेशन को कंट्रोल किया जा सके। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, हर सेक्टर, हर प्रोडक्शन सेक्टर को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स रहती हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे इंडस्ट्री है, चाहे सर्विस सेक्टर है। तो किस सेक्टर को कितने फाइनेंशियल प्रोवाइड करना है ये भी क्रेडिट कंट्रोल के थ्रू ही डिसाइड किया जाता है कि अगर एग्रीकल्चर को ज़्यादा है तो उसमें लोन इजी कर दिए जाते हैं, सस्ते कर दिए जाते हैं। इंडस्ट्री को चाहिए तो इंडस्ट्री में कर दिए जाते हैं, सर्विस सेक्टर को चाहिए सर्विस सेक्टर को ऐसा ही फैसिलिटीज दी जाती हैं। तो ये है कुछ ऑब्जेक्टिव्स, ये लास्ट नहीं है, 4 ही नहीं है, ये कितने भी हो सकते हैं। ये आप अपने लेवल पे भी देख सकते हैं कि किस किस समय, जैसे अभी कोरोना एक एबनॉर्मल स्थिति थी, उसमें भी क्रेडिट ये कंट्रोल को बड़े ही इफेक्टिव तरीके से आरबीआई ने यूज किया है। अब इसमें क्रेडिट कंट्रोल करने के इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, कैसे जो आरबीआई है क्रेडिट कंट्रोल करता है। इसके 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, देखिए। पहला है क्वांटिटेटिव और दूसरा है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जो पूरी इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करते हैं। वो उसका इफेक्ट पूरे सभी सेक्टर, एग्रीकल्चर हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, चाहे कंज्यूमर लोन हो, चाहे प्रोड्यूसर लोन हो, सब लोन पे एक जैसा इम्पैक्ट आएगा। इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं किया जाता। क्वालिटेटिव में सेक्टर डिसाइड किए जाते हैं किस सेक्टर पे कितना क्रेडिट कंट्रोल करना है, क्वालिटेटिवली इसको कंट्रोल किया जाता है। क्वांटिटेटिव में तो पूरी इकोनॉमी में एक जैसा ही, मान लीजिए बैंक रेट बढ़ा दिया, सभी सेक्टर पे उसका इफेक्ट आएगा। बैंक रेट क्या है अभी आगे डिस्कस करते हैं। और दूसरा क्वालिटेटिव में ऐसा होगा कि किस सेक्टर को लोन देना है, किसको नहीं देना। जिसको लोन देना है उसको लोन सस्ता कर दिया जाएगा, जिसको लोन नहीं देना उसमें लोन महंगा कर दिया जाएगा या रेस्ट्रिक्शंस बढ़ा दी जाएंगी। आइए कैसे काम करते हैं, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये भी देख लेते हैं। तो पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव। इसमें बैंक रेट एंड रेपो रेट। बैंक रेट क्या होता है, जैसे आप बैंक से पैसा लेने जाते हो तो बैंक आपसे इंटरेस्ट लेता है, उसको इंटरेस्ट रेट कह देते हैं। उसके बदले जितना हम लेते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा हमें रिटर्न करना होता है, जिसको इंटरेस्ट कहते हैं। इसी तरह बैंकों को जब जरूरत पड़ती है, कमर्शियल बैंक्स को, तो वो आरबीआई के पास जाते हैं, उनसे उधार लेते हैं। तो आरबीआई से जो उधार लेने पे जो इंटरेस्ट लगता है उसको कहते हैं बैंक रेट। ये लॉन्ग टर्म के लिए, 1 साल से ज़्यादा के लिए जो लोन लिए जाते हैं उसको बैंक रेट कहा जाता है। और जो क्वार्टरली या मंथली लोन लिए जाते हैं बैंकों द्वारा, कमर्शियल बैंक्स द्वारा, उसको कहा जाता है रेपो रेट। तो है दोनों इंटरेस्ट रेट की तरह ही। कमर्शियल बैंक जिस इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक्स को, आरबीआई जिस इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक्स को उधार देता है उसको बैंक रेट या रेपो रेट कहते हैं। अगर इकोनॉमी डाउन में चल रही है, जैसे अभी कोरोना में था, तो आरबीआई बैंक रेट को या रेपो रेट को रिड्यूस कर देगा, जिससे कमर्शियल बैंकों को उधार सस्ता मिलेगा। जब उनको आगे आरबीआई से उधार सस्ता मिल रहा है तो लोगों को भी वो जो उधार देगा वो सस्ती इंटरेस्ट रेट पे देगा, जिससे लोन की डिमांड बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा आएगा, वो डिमांड करेंगे कमोडिटीज की डिमांड बढ़ने से प्रोडक्शन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो इस तरीके से बैंक रेट बढ़ाने कम, अगर रिसेशन है, जैसे अभी कोरोना की स्थिति थी, रिसेशन है, तो उससे क्या होता है, इसको कम कर दिया जाता है, जिससे क्या है लोन सस्ते हो जाएंगे और लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे लोन की, ज़्यादा बैंकों से उधार लेंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। इसका सीधा बैंक रेट का एक आम इंसान पे इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है। बैंक रेट बढ़ने से उस पर प्रेशर आएगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, और अगर बैंक रेट या रेपो रेट कम कर दिया जाए तो उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखाना चाह रहा हूं जिसके थ्रू आप समझ सकेंगे कि बैंक रेट और रेपो रेट कितना इफेक्टिव है। इस कोरोना काल में तो आप और भी ज़्यादा इसका इफेक्टिवनेस देख सकते हैं। आइए मैं कुछ आपको स्लाइड्स दिखाता हूं।
आरबीआई इंक्रीजिंग रेपो रेट बढ़ेगा तो ये पिक्चर साफ साफ दिखा रही है कि उसका आम आदमी, बिजनेसमैन या जिसकी ईएमआई चल रही है, जिसने होम लोन ले रखा है या कोई गाड़ी कार लोन ले रखा है, तो उस बिजनेसमैन हो चाहे इनकम पर्सन हो, उस पर इसका नेगेटिव इफेक्ट आएगा। नेगेटिव मीन उस पर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी और उसका जो लोन महंगा हो जाएगा। ये देखिए रेपो रेट रिमेन्स अनचेंज्ड। ये फरवरी 2019 से 2019-18 के बाद ही इकोनॉमी थोड़ा रिसेशन में प्रेशर में चल रही थी, तो आरबीआई और गवर्नमेंट मिलके इसको अपलिफ्ट करना चाह रहे थे और इसको थोड़ा थोड़ा कम करते आ रहे थे। लेकिन जैसे ही आपने समझ रहे हैं कि अक्टूबर के बाद कोरोना आया वर्ल्ड में और इंडिया में इसकी फरवरी में एंट्री हो गई थी, तो उसके बाद फरवरी में, मार्च में ये लगातार इसको कम किया गया और ये काफ़ी कम हो गया। इसलिए इसको बढ़ाने के बारे में अभी तक आरबीआई नहीं सोच रहा। वो अभी भी ये चाह रहा है कि कैसे ना कैसे करके इकोनॉमी को अपलिफ्ट किया जाए। इसलिए आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज अभी तक फरवरी 2021 तक भी 4% ही रखा हुआ। ये देखिए डीप कट इन इंटरेस्ट रेट्स। रेपो रेट अक्टूबर 19 में 5.15 था, जो अभी 4.4 पे चल रहा है। और इसी तरह रिजर्व अभी इससे भी और कम होके 4 पे आ गया है। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जिस प्राइस पे आप पैसा जैसे जमा करवाते, आप बैंक से पैसा उधार लेते हो तो इंटरेस्ट देना पड़ता है और अगर जमा करवाते तो इंटरेस्ट मिलता है। इसी तरह अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं तो उसको कहते हैं रेपो रेट, और अगर वो अपना पैसा आरबीआई के पास जमा करते हैं तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो जो जिस इंटरेस्ट रेट पे कमर्शियल बैंक को उधार मिलता है तो उसको कहते हैं रेपो रेट, और जो इंटरेस्ट रेट उनको जमा करने के बदले मिलती है, अपना पैसा जमा करवाने के बदले उनको जो मिलता है, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। इस एक आधे % का डिफरेंस आप देख सकते हैं। रेपो रेट कट होने से इकोनॉमी में 1 लाख करोड़ नया फंड इन्फ्यूज हो गया। इसी तरह सीआरआर आगे अभी पढ़ेंगे, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, टोटल 3.74 लाख करोड़ जो इकोनॉमी में नया इन्फ्यूज हो गया है। इट एम्ड एट डिलीवरी अक्रॉस द बोर्ड। सभी सेक्टर को इसका बेनिफिट मिलेगा। बोरोस को होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन, ये सभी सस्ते हो जाएंगे। इनको ये मॉनिटरिंग तो अलग टॉपिक है कि इसको आरबीआई ने कहा था कि जो 3 महीने तक आपका लोन नहीं दे रहा, जहाँ उसकी क्रेडिट, जिसने बैंकों से उधार लिया हुआ है और अभी कोरोना में वो आपका उधार वापस नहीं दे पा रहा, तो उसको एनपीए नहीं घोषित करना है, उसको एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट में काउंट नहीं करना है, उनको डिफॉल्टर नहीं बनाना है, उसको डिफॉल्टर्स शो नहीं करना है, उसको आगे का टाइम देना है। तो इस तरह आरबीआई ने मिलके, शशिकांत दास और हमारे प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने मिलके जो इस कोरोना काल में इकोनॉमी को रिसेशन है उसको निकालने के लिए बैंक रेट, रेपो रेट को एक इफेक्टिव वे में यूज करने की कोशिश की है। तो ये आप समझ सकते हैं कि कैसे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, जो हमने अभी पढ़ रहे थे, बैंक रेट और रेपो रेट के थ्रू हम कैसे इसको इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है बैंक रेट और रेपो रेट, आप समझ गए होंगे। ये इंटरेस्ट रेट है जिसपे आरबीआई कमर्शियल बैंक्स को उधार देता है। अगर वो चाहता है कि रिसेशन है तो बैंक रेट, रेपो रेट कम कर दिया जाएगा, और अगर तेजी है, इकोनॉमी में बूम है, तो इसको बढ़ा भी दिया जाएगा। दूसरा है एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। हर बैंक को कुछ अमाउंट अपने कैश के रूप में अपने पास रखनी पड़ती है। जैसे अभी 18% जितना भी डिपॉजिट होगा कमर्शियल बैंक के पास, वो उसमें से 18% कैश के रूप में रखेगा। क्यों? क्योंकि जो उनके पास डिपॉजिट करवा रहे हैं कभी भी अपना पैसा निकलवाने आ सकते हैं। पर ये भी एक्सपीरियंस है बैंक्स का कि 100% तो पैसा निकालने नहीं आएंगे, तो इसलिए 18% कैश के रूप में बैंकों को अपने पास रखना होता है। ये मंदी के कारण कम किया गया है। अगर तेजी आएगी
तो इसको बढ़ा के 20, 22, 24 तक भी 25 तक भी ले जाया जा सकता है। तो SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो अमाउंट है, वो परसेंटेज है जो कमर्शियल बैंक्स को अपने पास कैश के रूप में रखना होता है। कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो जो सेंट्रल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक को अपना एक अमाउंट सेंट्रल बैंक के पास भी जमा रखना पड़ता है, जो अभी 4% है। अगर आरबीआई को लगता है कि उधार ज़्यादा होना चाहिए, इकॉनमी क्रैश में चल रही है, इकॉनमी रिसेशन में चल रही है, तो वो इस कैश रिजर्व रेशियो को कम कर देगा। वो कहेगा मेरे पास आप कम जमा करवाइए, लोगों को उधार ज़्यादा दीजिए। अगर तेजी है, बहुत ज़्यादा बूम है, बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है कैश की और कीमतें बढ़ रही हैं, तो आरबीआई इस कैश रिजर्व रेशियो को बढ़ा भी देगा। तो इसलिए ये इकॉनमी को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई इस इंस्ट्रूमेंट का भी यूज़ करता है। कैश रिजर्व रेशियो वो रेशियो है जो कमर्शियल बैंक को एक अपने डिपॉजिट्स का एक परसेंटेज, अभी जैसे 4% है, वो आरबीआई के पास कैश के रूप में रखना होता है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, बैंक क्या करते हैं, बॉन्ड्स, आरबीआई क्या करता है, बॉन्ड्स सेल और परचेज करता है। उसको लगता है इकॉनमी में बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई बढ़ गई है, तो वो बॉन्ड पेपर इकॉनमी में सेल कर देगा, जिससे क्या है लोगों के पास वो बॉन्ड्स आ जाएंगे और जो मनी सप्लाई है वो मार्केट से सक हो जाएगी, कम हो जाएगी और आरबीआई के पास चली जाएगी। अब बॉन्ड्स क्यों लोग खरीदते हैं लोग, क्योंकि उसमें एक गारंटेड अमाउंट लिखा होता है कि 5 साल बाद आपका ये पैसा डबल हो जाएगा या 10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा 5 साल का। तो इस तरह के बॉन्ड्स गवर्नमेंट सेल कर देती है अगर मार्केट में तेजी हो। और जब मंदी होती है, जैसे अभी कोरोना काल है, तो आरबीआई ने बॉन्ड्स खरीदने लगता है। जैसे मैंने एक स्लाइड्स में दिखाया था, उसमें भी था कि आरबीआई ने प्राइवेट बॉन्ड्स भी खरीद लिए हैं बैंकों से, ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई हो, ज़्यादा से ज़्यादा वो उधार दे सकें और इस मंदी को कंट्रोल किया जा सके। नॉर्मली आरबीआई प्राइवेट बॉन्ड्स, प्राइवेट कंपनियों के बॉन्ड्स नहीं खरीदता, लेकिन कमर्शियल बैंक्स के कैश को बढ़ाने के लिए इस मंदी में जो अभी अब नॉर्मल स्थिति है उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये वो बॉन्ड्स भी खरीद दिए हैं। दूसरा है क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव जो मैंने पहले बताया था, क्वालिटेटिव ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो पूरी इकोनॉमी पे एक जैसा इफेक्ट नहीं करते, वो हर सेक्टर पे अलग अलग इफेक्ट करते हैं। आरबीआई डिसाइड करता है किस सेक्टर को लोन ज़्यादा देना है, किसको कम देना है, उसी हिसाब से इन इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। जैसे मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, जब कोई भी आप लोन लेते हो तो उसके बदले आपको आरबीआई या बैंक्स क्या है, कमर्शियल बैंक्स क्या कहते हैं, कुछ प्रॉपर्टी प्लेज करने के लिए दे देते हैं या कहते हैं, या कई बार ऐसा नहीं होता तब भी उसमें एक डिफरेंस रखा जाता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपने होम लोन खरीदना है, आप होम लोन लेने जाते हो बैंक के पास, आप कहते हो कि मेरा जो नया एक होम मैंने देखा है उसकी डील मेरी 10 लाख में हो रही है। अगर आरबीआई चाहता है कि नहीं अब होम लोन्स बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है, इसलिए वो इसको कम करना चाहता है, तो वो क्या कहेगा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन कम कर देगा, सॉरी बढ़ा देगा। फॉर एग्जांपल आप 10 लाख का घर खरीदने जा रहे हो तो वो कहेगा 20% मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन है। अगर तेजी है, आरबीआई चाहता है कि होम लोन ज़्यादा ना दिए जाए, तो वो क्या कह रहा है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन बढ़ा रहा है। मतलब क्या है इसका, कि आप 10 लाख का घर खरीद रहे हो, 20% मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन है, तो आपको 8 लाख दिया जाएगा। मतलब आपको घर खरीदना है तो कम से कम 2 लाख आपके पास होना चाहिए। 10 लाख का घर खरीदने के लिए 2 लाख आप दोगे, 8 लाख आरबीआई कमर्शियल बैंक देगा। अब ये 20% है, दैट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन है। जैसे गाड़ी खरीदते हैं उसमें भी होता है। तो अब इसका क्या मतलब है, या अपने पास आपके पास प्रॉपर्टी है, 10 लाख का घर है, पहले ही है, आप बिजनेस लोन लेना चाहते हैं, बिजनेस लोन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आरबीआई चाहता है कम दिए जाएं, क्योंकि पहले ही बहुत तेजी हो गई है और ज़्यादा तेजी होने से प्राइसेस बढ़ेंगे। तो वो क्या कहेगा, आपके घर जो 10 लाख का है उस पर मैं आपको 8 लाख का ही लोन दूंगा। दोनों एग्जाम्पल सेम है, लेकिन
थोड़ा सा डिफरेंस है, उसमें आप घर खरीदने चाह रहे थे, इसमें है उसके अगेंस्ट लोन लेना चाह रहे हो। तो जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है और जितना आपको लोन मिल रहा है उसका जो डिफरेंस है दैट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। अगर आरबीआई चाहता है कि किसी सेक्टर में, जैसे होम लोन के लिए वो चाहता है, होम लोन्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है, कीमतें बढ़ रही हैं, इसलिए वो होम लोन को कम करना चाहता है, वो मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन, ये डिफरेंस है 20% 30% कर सकता है। अगर 20 से 30% कर देगा तो सिर्फ वो लोग ही घर खरीद पाएंगे जिनके पास 3 लाख रुपया होगा। अगर 20% कर देगा तो 2 लाख वाले भी खरीद सकते हैं, 10% कर देगा तो 1 लाख वाले भी खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन हर सेक्टर के लिए अलग से लोन लिमिट डिसाइड कर देता है। वो चाहते हैं कि व्हीकल लोन कम देने हैं, तो व्हीकल लोन में मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन बढ़ा देगा। 10 लाख की गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आपको मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन 30%, मतलब 30% पैसा आप दीजिए, 70% बैंक देगा, तो ज़्यादातर लोग नहीं खरीद पाएंगे। जब वो चाहता है कि नहीं, कार लोन या व्हीकल लोन बढ़ा दी जाए तो मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन कम कर देगा, वो कहेगा 10%। जिसके पास 1 लाख है वो भी 10 लाख की गाड़ी खरीद सकता है। तो नेचुरल है 1 लाख लोग, 1 लाख रुपए वाले लोग 3 लाख वाले लोगों से ज़्यादा होंगे और ज़्यादा लोन इन्फ्यूज हो जाएगा इकोनॉमी में। ये भी देखिए कि पहले 30% की कंडीशन में सिर्फ 7 लाख इन्फ्यूज हो रहा है एक लोन में, और 10% की कंडीशन में एक लोन पे 9 लाख इन्फ्यूज हो रहा है इकोनॉमी। तो इस तरीके से मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन वो रेशियो है जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ कमोडिटी जो आप खरीदना चाहते हैं, जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और बैंक जो आपको उसके अगेंस्ट लोन दे रहा है, वो दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज मार्जिनल रिक्वायरमेंट ऑफ लोन। राशनिंग ऑफ क्रेडिट दूसरा है, क्रेडिट की राशनिंग कर दी जाती है, किस सेक्टर को देना है किस सेक्टर को नहीं देना। कि इस टाइम होता है हम बैंक में जाते हैं कि कार लोन लेना है, तो पता चलता है कि अभी कार लोन बंद है, कार लोन नहीं मिल रहे, होम लोन ले लीजिए, तो आपको वो ऐसा ऑप्शन दे देते हैं कि कार लोन से सिर्फ प्रोडक्शन सेक्टर हो सकता है, प्रोडक्शन सेक्टर में ज़्यादा प्रेशर हो, ज़्यादा कीमतें बढ़ रही हो, इसलिए प्रोडक्शन सेक्टर को रोका गया है। लेकिन होम लोन्स कम और कंज्यूमर लोन्स बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो बैंक में कई बार आपको ऑप्शन दिया जाता है कि कार लोन तो अभी नहीं मिल सकता, अभी एग्रीकल्चर लोन अवेलेबल है या होम लोन अवेलेबल है। तो इसको कहते हैं राशनिंग ऑफ क्रेडिट, किस सेक्टर को लोन देना है किस सेक्टर को लोन नहीं देना, ये भी आरबीआई डिसाइड कर सकता है। थर्ड है मॉरल सुएशन, नैतिक प्रभाव। आरबीआई कमर्शियल बैंक को मॉरल रूप में भी उनको क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए कहता रहता है। जैसे अभी कोरोना की स्थिति है तो वो बार बार उनको कहता है कि आप थोड़ा लोन सस्ता कीजिए। अपनी तरफ से भी इंस्ट्रूमेंट तो यूज किया उसने, लेकिन आरबीआई कमर्शियल बैंक से भी रिक्वेस्ट कर सकता है कि अपने लोन सस्ते कीजिए ताकि लोगों को डिमांड बढ़ाने का मौका मिल सके और इस इकोनॉमी रिसेशन को कंट्रोल किया जा सके। लास्ट बचता है डायरेक्ट एक्शन, जो कमर्शियल बैंक को फॉलो ही करना है, अगर नहीं करेगा तो उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। आरबीआई चाहता है कि होम लोन कम हो, कमर्शियल लोन कम हो या एग्रीकल्चर लोन कम हो, तो वो आरबीआई को गाइडलाइंस जारी करता है, उस गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। जो इस गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता उसके अगेंस्ट जो है फिर एक्शन, डायरेक्ट एक्शन, उसका लाइसेंस कैंसिल कर सकता है या उस पर बैन या फाइन कुछ भी लगा सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, क्रेडिट कंट्रोल। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। इस वीडियो को आप एक से ज़्यादा बार भी देख सकते हैं ताकि इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकिए। इस कोरोना काल में इस टॉपिक को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इनका बेनिफिट मिल सके। दोस्तों, इस टॉपिक के साथ ही आज का जो मनी एंड बैंकिंग यूनिट है वो ख़त्म हो रहा है। इस वीडियो को सीक्वेंस में देखेंगे तो ये वीडियो आपको, ये 5 वीडियो का सीरीज था मनी एंड बैंकिंग, स्टेप वाइज अगर देखेंगे 1 to 5 तो आप इस यूनिट को अच्छे से समझ सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। स्टे सेफ, स्टे होम, सीखते रहिए दोस्तों, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद। थैंक यू।